मुस्लिम समुदाय में गुस्सा देखा जा रहा है, काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। बम्बई सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि 4% रिजर्वेशन जो मुस्लिम समुदाय को दिया जाता था रद्द किया गया है। क्या इलेक्शन को मुद्दा बनाकर किया गया है? मुस्लिम समुदाय का 4% रिजर्वेशन कट कर 2% वकलीगा और 2% जो है लिंगायत समाज को शेयर किया गया है, जबकि वो समाज के लोगों का भी ये कहना है कि हमको किसी का हक छीन कर मत दो, हमको हमारा हक दे दो बस। कि पहली बार उन्होंने 65 करोड़ रुपए हज हाउस के लिए दिया, यानी कि माइनॉरिटी को किसी और सरकार नहीं दी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार दी। सर 4% रिजर्वेशन तो जेडीएस की सरकार ने दिया है, आपकी सरकार उसको फिर रद्द करे के इम्प्लीमेंट से लोगों को, जनता को फ़ायदा था। आज जनता इस बात से नाराज़ है, ये हम भी जानते हैं। जितने भी हमारे राज्य अध्यक्ष अनिल कुमार कटील से भी इस बारे में बात करें, क्योंकि ये रिजर्वेशन वापस ले जिसमें खासतौर पर माइनॉरिटी लोग को फ़ायदा पहुँचे। सर आप कह रहे हैं कि ये जो काम हुआ है रिजर्वेशन 4% जो रद्द किया गया है ये नहीं होना था, लेकिन आपकी पार्टी के एक नेता सूर्यकांत नागमरपल्ली जी का आज एक स्टेटमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि सरकार ने जो किया है बम्बई सरकार ने वो ठीक किया है। इस पर क्या कहना है सर आप? उनका कहना और है, लेकिन हम एक माइनॉरिटी के नेता होते हुए मेरे धर्म का सवाल है, ये जो समाज का मामला है ये तो हम हमारी सरकार के सामने, पार्टी के सामने रखना बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। सर कल ही जो है गृह मंत्री अमित शाह आए थे बसव कल्याण को। गोरटा गांव में अमित शाह ने ये कहा है धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना ये अवैध है, असंवैधानिक है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? वो मिश्र है अमित शाह जी, अब वो जो उनके सवाल है वो पार्टी के हिसाब से है, और जो भी निर्णय होता है वो तो हाईकमांड का निर्णय है। केपी न्यूज़ 24/7 में सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे साथ है एक बहुत ही खास मेहमान, कर्नाटक का स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन हैं रऊफुद्दीन कचेरी जी, और बीदर नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी टिकट के आकांक्षी भी है। आज हम रऊफ सर से बात करने के लिए पहुंचे हैं। जैसे कि सभी लोग जानते हैं 2-3 दिन से एक बहुत ही मुस्लिम समुदाय में गुस्सा देखा जा रहा है, काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा डिसीजन सामने आया है। बम्बई सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि 4% रिजर्वेशन को रद्द किया गया है। 4% रिजर्वेशन जो मुस्लिम समुदाय को दिया जाता था 1995 में देवेगौड़ा सरकार ने इसको रिजर्वेशन को लाया था, जिसके बाद बम्बई सरकार ने इसको रद्द किया है। इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हम हैं रऊफ कचेरी सर के पास। बहुत से लीडरों के पास भी हम गए, सबका ये कहना है कि रिजर्वेशन को कैंसिल नहीं किया जा सकता। रऊफ कचेरी जी जो है एक माइनॉरिटी के लीडर हैं, इसी और बीजेपी के माइनॉरिटी के लीडर है, इसीलिए इनसे बात करने के लिए हम पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं रऊफ कचेरी जी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जो सरकार की तरफ से जो डिसीजन आया है मुस्लिम समुदाय का 4% रिजर्वेशन कट कर 2% वकलीगा और 2% जो है लिंगायत समाज को शेयर किया गया है, जबकि वो समाज के लोगों का भी ये कहना है कि हमको किसी का हक छीन कर मत दो, हमको हमारा हक दे दो बस। लेकिन इस तरह का डिसीजन क्या इलेक्शन को मुद्दा बनाकर किया गया है? क्या बीजेपी ऐसे कदम उठाकर इलेक्शन जीतना चाहती है? इस पर बात करिए। मैं केपी न्यूज़ का बहुत धन्यवाद कहता हूं कि आज आप यहाँ मेरे पास आकर के एक इंटरव्यू ले रहे हैं। देखिए, रिजर्वेशन के लिए जो हाल ही में 2 दिन पहले बसवराज बोम्मई जी की जो कैबिनेट में आया, उसमें ये बात की तय हुई है कि 4% से रिजर्वेशन को 2% ख़ासतौर पर माइनॉरिटी के लिए लाया गया है। और भी कुछ इम्प्लीमेंट हुए हैं, जैसा कि लिंगायत समाज में रिजर्वेशन देने की बात हुई है। लेकिन ये जानकारी हमको भी मिल के हमारे समाज के अंदर, माइनॉरिटी के अंदर काफ़ी नाराज़गी है। ये बात हमारे कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम साहब और ये हमारे कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सूफ़ी साहब भी इस बारे में बात किए थे। तो हमने इस बात को सरकार के सामने और पार्टी के सामने लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जनता इस बात से नाराज़ है और चुनाव का समय है। जो रिजर्वेशन पिछले जो 94-95 से जो चलते आ रहा, इसमें ख़ास तौर पे माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट था, क्योंकि इन रिजर्वेशन से लोगों के अंदर एजुकेशन में बहुत से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IPS, IAS बहुत से लोग बनते थे।
और बनने की भी उम्मीद रखता है। ख़ासतौर पे भारतीय जनता पार्टी सरकार भी ऐसे डेवलपमेंट के लिए बहुत आगे बढ़ती है, कभी किसी धर्म और समाज को नहीं देखी है, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सभी लोग को लेकर के चलने का काम उन्होंने किया है। आज देश भर में पूरी जगह हर स्टेट में डेवलपमेंट हो रहा है। ख़ासतौर पे कर्नाटक के अंदर भी हमारे माननीय माजी मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ नेता BS येडियुरप्पा जी के कार्यकाल में भी काफ़ी माइनॉरिटी के लिए डेवलपमेंट के लिए उन्होंने ग्रांट्स दिए, फंड्स दिए। जैसा कि हमारे हज कमेटी में एक इतिहास है कि पहली बार उन्होंने 65 करोड़ रुपए हज हाउस के लिए दिया, यानी कि माइनॉरिटी को किसी और सरकार नहीं दी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार दी। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भी काफ़ी, लेकिन सर 4% रिजर्वेशन तो JDS की सरकार ने दिया है। नहीं सरकार दिया है, आज तक इम्प्लीमेंट आपकी सरकार उसको फिर रद्द कर रही है। नहीं रद्द कर रही है। यही तो हम बात बता रहे हैं कि इम्प्लीमेंट से लोगों को, जनता को फ़ायदा था। आज जनता इस बात से नाराज़ है, ये हम भी जानते हैं, पूरी आवाम भी जानती है। ये सरकार के सामने और पार्टी के सामने हम ये विषय लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जो माइनॉरिटी के कमीशन है अब्दुल अजीम साहब, वो भी इस बारे में बात किए हैं। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे पार्टी के नेता जितने भी हमारे राज्य अध्यक्ष अनिल कुमार कटील से भी इस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये रिजर्वेशन वापस ले जिसमें ख़ासतौर पर माइनॉरिटी लोग को फ़ायदा पहुँचे। मैं भी इस बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी को और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। सर आप कह रहे हैं कि ये जो काम हुआ है, रिजर्वेशन 4% जो रद्द किया गया है, ये नहीं होना था। लेकिन आपकी ही पार्टी के एक नेता सूर्यकांत नागमरपल्ली जी का आज एक स्टेटमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि सरकार ने जो किया है, मुंबई सरकार ने वो ठीक किया है। इस पर क्या कहना है सर आपका? नहीं देखिए, हर एक का एक एक निर्णय होता है, हर एक की एक एक सोच होती है। अब सूर्यकांत नागमरपल्ली जी भी बीजेपी के नेता है, वो भी आकांक्षी हैं, इससे पहले 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड पे। उनका कहना और है, लेकिन हम एक माइनॉरिटी के नेता होते हुए, समाज के हम एक लीडर होते हुए, जो हमारा विषय समाज जब लाती है तो ये हम सरकार के सामने, पार्टी के सामने रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये मेरे समाज का सवाल है, मेरे धर्म का सवाल है। ये जो समाज का मामला है, ये तो हम हमारी सरकार के सामने, पार्टी के सामने रखना बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। सर कल ही जो है गृह मंत्री अमित शाह आए थे बसव कल्याण को। गोरटा गांव में अमित शाह ने ये कहा है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना ये अवैध है, असंवैधानिक है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सब चीज़ का सवाल और जवाब देता है। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, अब वो जो उनके सवाल है वो पार्टी के हिसाब से है, और जो भी निर्णय होता है वो तो हाईकमांड का निर्णय है। सर ये तो था रऊफ जी का 4% रिजर्वेशन जो रद्द किया गया है मुस्लिम समुदाय का, उस पर ये इनका स्टेटमेंट था। तो रऊफ सर जी, आप जो है टिकट के आकांक्षी भी है बीदर से, तो क्या आपको लगता है 3 बार रहीम खान जीतने के बाद चौथी बार भी जो है उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है, क्या बीजेपी वर्सेस अगर कांग्रेस होता है तो रहीम खान का सीधा मुकाबला क्या रऊफुद्दीन कचेरी से रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं पिछले 27 साल से हूँ। एक कार्यकर्ता होते हुए मैंने काम किया है, हर पद पे मैंने काम किया हूँ, ख़ासतौर पे माइनॉरिटी समाज में, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, स्टेट सेक्रेटरी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, फिर कुछ दिन पहले नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर माइनॉरिटी मोर्चा का। और यही येडियुरप्पा जी, बसवराज बोम्मई ने मुझे हज कमेटी का चेयरमैन भी बनाया। और हज कमेटी का मैंने चुनाव लड़ा है, जिसके सामने मेरे उम्मीदवार BM फारूक JDS के MLC थे, जिनको मैं 2 वोट से हराया। 2 वोट की जीत हासिल करके मैं हज कमेटी का चेयरमैन बना। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाई है। और मैं ख़ासतौर पे बीदर में मैं पिछले 2 बार भी मैंने टिकट पूछा था कि यहाँ की माइनॉरिटी पॉपुलेशन और यहाँ का मैं हूँ, यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ की आवाम इस बात की उम्मीद करती है कि आपको अगर माइनॉरिटी से टिकट दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी बीदर शहर से, तो ज़रूर हम आपका साथ देंगे। और रहीम खां का जो विषय है, ये पिछले उनको किस मोमेंट पे उन्होंने MLA बन रहे, वो तो बहुत अलग बात है, लेकिन उनका जो भी कार्यकाल रहा कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं रहा। ख़ासतौर पे बीदर शहर के लिए जो डेवलपमेंट होना था, इंडस्ट्रीज़ के लिए लीजिए, एजुकेशन के लीजिए, काफ़ी ऐसे डेवलपमेंट से जो होना था वो नहीं हुआ है। तो आने वाले दिन में अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो बीदर के लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। सर 1000 करोड़ का बजट रहीम खान ने लाया है, काफ़ी सारे डेवलपमेंट वर्क उन्होंने किए हैं, ये उनका कहना है। इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, इंडस्ट्रीज़ नहीं आए। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पार्टी के जो है यहाँ पर
लोकसभा मेंबर है, भगवंत खोबा जी हैं, प्रभु चौहान जी जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर रहे बिदर के, उन्होंने क्यों नहीं लाया? देखिए साहब, आपको मालूम होना चाहिए, केपी न्यूज़ के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ, आज 9 साल हो गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भगवंत खोबा जी बन के। हाल ही में उनको भी 2 साल पहले मिनिस्टर बनाया गया है स्टेट का। उन्होंने जो डेवलपमेंट किया है, बीदर के इतिहास में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। पिछले बार भी एमपी थे धर्म सिंह जो एक्स सीएम, ट्रेन यहाँ से एक ही चलती थी बेंगलोर को, जो 12 बजे का वक्त था। भगवंत खोबा बनने के बाद यहाँ से लगभग 1 डजन 12 ट्रेन चलने का यहाँ से कोशिश हुई और चलते आ रही है। ट्रेनों के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट हुई। देखिए, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं और सेंट्रल से यूनियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। उनका काम होता है केंद्र मंत्री से, केंद्र से सरकार से होता है। जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक तो जो गुलबर्गा की जो ट्रेन का जो उद्घाटन था, माननीय प्रधानमंत्री खुद आके यहाँ पे बीदर में गुलबर्गा की ट्रेन का इनॉग्रेशन किया। यहाँ से बॉम्बे के लिए लो, नागपुर के लीजिए, बॉम्बे के लिए लीजिए, हैदराबाद के लीजिए और बेंगलुरु के लिए भी खास तौर पे ट्रेन के लिए उन्होंने डेवलपमेंट, जितने रिंग रोड देख रहे हैं वो भगवंत खोबा साहब की देन है। उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट बीदर के लिए किया और उन्हीं की फंड में आज ये रहीम खान साहब डेवलपमेंट कर रहे हैं। डेवलपमेंट रहीम खान अपने कोई घर से फंड ला करके डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, उनको सरकार का ही फंड मिल रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी सरकार फंड दे रही है, बसवराज बोम्मई जी, बी एस येडियुरप्पा जी ने फंड दिया है, उसी फंड में उन्होंने काम कर रहा है। रहीम खान को कोई खरगे फंड नहीं दिए, ना सिद्धरामैया दिए, ना जिसको उन्होंने देखते हैं। सर फंड कहाँ से भी आया, लेकिन डेवलपमेंट तो किया है रहीम खान ने, ये आप ही कह रहे हैं। नहीं, देखिए सर, डेवलपमेंट करने के लिए भी सरकार में जब उनका रोल होता है तो ज़्यादा फंड मिलता है, ज़्यादा उनको डेवलपमेंट करने का मौका मिलता है। हमने भी कोशिश की है, मैं हूँ, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रघुनाथ राव मलकापुरी जी हो, हमारे पूडा के जो चेयरमैन हैं बाबू वाली जी, ये काफ़ी हम लोग सरकार के अंदर जब भी कोई मुद्दे लेके जाते हैं बीदर डेवलपमेंट के लिए, तुरंत हमारे को मंत्रिमंडल में काम करके देता है। तो ये भी क्या रहीम खान के लिए क्रेडिट जाएगा? देखिए, रहीम खान का क्रेडिट उसको एमएलए फंड से ही उनको डेवलपमेंट करना होता है। एक्स्ट्रा जो बीदर उत्सव के टाइम में जो फंड दिया गया 20 करोड़, वो कौन दिए? मुख्यमंत्री आदरणीय बसवराज बोम्मई दिए। उस डेलीगेशन में मैं भी था, पूरे हमारा बीदर का मंत्री, पूरे डेलीगेशन में ऑल एमपी, मिनिस्टर्स, एमएलए, एमएलसी, इंक्लूडिंग चेयरमैन, मैं, हमारे शैलेंद्र बेलदाले जी और सभी लोग थे। हमने डेवलपमेंट के लिए खासतौर पे पैकेज पूछा, वो डेवलपमेंट मिला। आज जितने भी रिंग रोड्स बने और ये भी शहर के अंदर जो रोड बने, पानी की पाइपलाइनिंग हुई, इलेक्ट्रिसिटी आप देख रहे हैं, आज जितने भी रिंग रोड्स पे है, सेंटर ऑफ रिंग जो लाइटिंग का जो अरेंजमेंट हुआ है, ये स्पेशल पैकेज में हुआ है। तो ये डेवलपमेंट बस भारतीय जनता पार्टी सरकार के डेवलपमेंट है और ये आदरणीय बसवराज बोम्मई जी का डेवलपमेंट है। सर एक सवाल है आपसे और एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि 20 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा जो है बीदर उत्सव को आपकी सरकार ने दिया है। जब राज्य में आपकी सरकार है तो आपकी सरकार इंडस्ट्रीज़ के लिए क्यों बजट नहीं देती है? कहाँ रहीम खान अगर इंडस्ट्रीज़ लाने में अगर नाकाम हुए हैं तो आपकी सरकार क्यों नहीं ला रही? डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर भी तो आपके हैं। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए, हर एक की एक जिम्मेदारी, एक लिमिट होती है। आप चैनल चला रहे हैं, आप चैनल के एंकर हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, आपके कैमरामैन है, कैमरे की शूटिंग कर सकता है। एमएलए के काम है, एमएलए को जितना टारगेट दिया गया है, जो सवाल उनको सदन में, असेंबली में पूछने का जो उनको अधिकार दिया गया है, उसी को उसका रिप्लाई मिलता है। मैं चेयरमैन हज कमेटी का हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बीदर के अंदर एक हज हाउस बने। जैसा कि अभी हम मंगलूर में कुछ दिन में मंगलूर में एक हज हाउस का इनॉग्रेशन, फाउंडेशन इनॉग्रेशन कर रहा है, वैसे ही गुलबर्गा में एक स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये चीज़ें हज कमेटी के अंडर में आती है। मैं एक हज कमेटी का चेयरमैन हूँ, मैं यहाँ से हाजी को कैसे भेजाऊँ, कैसे उनको फैसिलिटी दिलाऊँ, कैसे उनको अच्छा से अच्छा अरेंजमेंट करवाऊँ, ये जिम्मेदारी हज कमेटी चेयरमैन की होती है। तो एमएलए की भी उसको उसका टारगेट दिया जाता है, उसको उन टारगेट में ही काम करना पड़ता है। उन अपने टारगेट में जो भी डेवलपमेंट होता है वो अपना डेवलपमेंट छोटा मोटा कर लिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैकेज का जो डेवलपमेंट हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ है और उसमें हर एक को एक अधिकार दिया गया। एमएलए बताइए कितने बार उन्होंने विधानसभा में ठहर करके क्वेश्चन किए, कितना असेंबली में उनको रिप्लाई मिला है, कौन से चीज़ पे उन्होंने रेस किए। भाई उन्होंने विषय उठाओ, यहाँ के डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज यूनिट है, बहुत से इंडस्ट्रीज यहाँ पे बंद पड़े हैं। एमएलए का अधिकार होता है इसको डेवलपमेंट करने के लिए, एमएलए का अधिकार है म्यूनसिपालिटी में बॉडी बनाने के लिए। आपको मालूम होना चाहिए नगर पालिका की बॉडी नहीं बनी, हाल ही में 2-3 दिन पहले गुलबर्गा के अंदर मेयर डिप्टी मेयर हुआ है।
हालांकि वहाँ पे आप एमएलए हैं, आप सरकार तो आपकी है ना सर? नहीं, सरकार है तो एमएलए है ना भाई। एमपी आपके है, सेंट्रल मिनिस्टर आप। बिल्कुल सही बात है, एमएलए का अधिकार। एमएलए का इतना पावर है सर कि सेंट्रल मिनिस्टर की बात नहीं सुनी जा रही, सरकार की नहीं सुनी जा रही। सेंट्रल मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, केंद्र मंत्रालय में उनकी बात चलती है। राज्य मंत्री हैं तो यहाँ स्टेट के मिनिस्टर, चाहे प्रभु जवान जी हो, चाहे रघुनाथ मलकापुरी जी हो, शंकर जी पाटिल, वो तो इंचार्ज मंत्री भाई, उनकी बात यहाँ स्टेट पे रखी जाती है, यहाँ पे सुना जाता है। तो हर एक का, एक मैं बता रहा हूँ ना, हर एक का अधिकार है कि हर एक की विषय, हर एक की एक बात होती है जहाँ उनकी सुने जा सकती है। कि एमपी है, एमपी की बात दिल्ली में सुनी जाती है, सेंट्रल के स्कीम लाने के बारे में विषय बात कर सकता है। अब मैं बता रहा हूँ ना, जितने भी सेंट्रल रिंग रोड देख रहे हैं आप, यहाँ के जो भी डेवलपमेंट्स के बारे में देख रहे हैं, एयरपोर्ट का देख रहे हैं, ये रेलवे का देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें सेंट्रल मिनिस्टर की देन है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भगवंत खोबा जी की देन है। अब वैसे ही यहाँ के जो भी जितने भी डेवलपमेंट, हमारे भी मेंबर एमएलसी रघुनाथ मलकापुरी जी, काफ़ी उन्होंने भी डेवलपमेंट्स किया। जितने भी नगर में, जितने भी सिटी में वार्ड वाइज जो नाली रोड का डेवलपमेंट हो रहा है, मैं देख रहा हूँ हर दिन एक जगह का उन्होंने इनॉग्रेशन कर रहा है, हर जगह एक एक दिन डेवलपमेंट कर रहा है। भाई वो भी अपने एमएलसी रह के वो डेवलपमेंट कर रहे हैं नगर में, तो एमएलए है तो एमएलए का अधिकार क्या होता है, एमएलए को पता होना चाहिए। जब आप एमएलए बने, आप बनेंगे तो ये सब चीज़ें साहब, हम यही बताना चाह रहे हैं कि आपको एमएलए बनने के बाद जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार का आप उपयोग कीजिए। आप उस बात को सही ढंग से जनता के बीच में लेके जाइए। आप कभी बोलते हैं कि मैं पानी चाइना से, जापान से लाऊंगा, कभी किसी नेता को देख के मुझे वो देख रहा बोल के बोलना, ये तमाम चीज़ें जनता जानती है। आप किसको क्या बोल रहे हैं, किसको क्या नहीं बोल रहे हैं, आपको कैसे डेवलपमेंट करना चाहिए, कैसे आपको सरकार में सवाल रखना चाहिए, कैसे मंत्रिमंडल में आप काम करना चाहिए, ये चीज़ को उनको मैच्योरिटी होना चाहिए। सर एक और सवाल है आपसे। आप कह रहे हैं कि आपको टिकट मिलेगा बीजेपी का। 2014 से जब से सर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, जब से सर माइनॉरिटी को, कितने माइनॉरिटीज़ को, कितने मुस्लिम को, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, कितने लोगों को दिया है सर? किस उम्मीद पर आप टिकट की उम्मीद में है? देखिए, हाल ही में जो तेलंगाना स्टेट में चुनाव था, वहाँ का मेरे को इंचार्ज बनाया गया था। जो हैदराबाद में मैंने काफ़ी एक महीना रहा, वहाँ पे 2 टिकट दिए थे, एक बहादुरपुरे से हनीफ अली को और एक चंद्रनगोटा से शहजादी को। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े थे, और जिसमें अवैसी जो अकबर असदुद्दीन जो अवैसी है वहाँ के, उनके सामने हमारे शहजादी को चुनाव में ठहराया गया था। और बहादुरपुर हैदराबाद से देते हैं, यूपी से नहीं देते, बिदर से नहीं देते। देखिए, मैच्योरिटी भी होना चाहिए कैंडिडेट। देखिए, एक तो ख़ास बात मैं आपके चैनल पे बताना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में बहुत कम मुस्लिम लोग हैं, और जो मुस्लिम लोग हैं तो उनको सरकार कहीं ना कहीं अधिकार दी है। जैसा कि हमारे अजीम साहब जनता दल में एमएलसी थे, वो जनता दल छोड़ के हमारे भारतीय जनता पार्टी में आए, तो उनको हमारी सरकार ने, हमारे नेता लोग भारतीय जनता पार्टी के, उनको माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया। अभी जैसे कि हमारे जो है वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, तो अभी मुझे हज कमेटी का चेयरमैन। हालांकि हज कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वहाँ पर ख़ासतौर पर बड़े दिग्गज लोग काम किए हैं हज कमेटी में। मेरे से पहले रोशन बेग हज कमेटी के चेयरमैन होकर काम किए। अभी भी मेरे सामने जो चुनाव लड़े BM फारूक, जो जेडीएस के बहुत दिग्गज नेता हैं, बहुत बड़ी उनकी जान पहचान है, फिर भी मुझे पार्टी ने सपोर्ट किया, पार्टी का आशीर्वाद था, सभी नेता लोग मुझे सपोर्ट किए, उसे मैं 2 वोट की जीत हासिल करके मैं आज हज कमेटी का चेयरमैन। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मुझे टिकट दे या ना दे, मैं जो भारतीय जनता पार्टी का जो मुझे आदेश होगा मैं उस पर खरा उतरूँगा। आप एक मुस्लिम नेता है सर, मुस्लिम समुदाय से आप आते हैं, इसके बावजूद कई वर्षों से आपने बीजेपी में आप काम करते आ रहे हैं। मुस्लिम समुदाय से बीजेपी से दूर होने की जो वजह है, इसको बीजेपी दूर क्यों नहीं करती है? देख कर रही है ना। देखिए, पिछले अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने, जब से लोगों में थोड़ा सा शऊर पैदा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उससे पहले तो सरकार 70 साल किसने चलाया, कैसे चलाया और क्या क्या हुआ पूरी दुनिया भर में, देश भर में, ये तो बात देखें। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले उन्होंने मदरसों में कंप्यूटर देने का काम किया था। उस समय मैं भी जो है एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया,
जिला अध्यक्ष था, तो हमने काफ़ी प्रधानमंत्री का जो केंद्र सरकार की जो योजना थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी उस समय में हमारे 2 मंत्रिमंडल में थे, जिसमें सैयद शाहनवाज हुसैन जी, मुख्तार अब्बास नकवी, तो वो काफ़ी डेवलपमेंट जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार में हुआ, तब से लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। नहीं तो लोग इतना, खासतौर पर मुस्लिम समाज, माइनॉरिटी समाज में जो क्रिश्चियन है, दलित लोगों को है, ये जितने भी हमारे जिसमें मैं बताऊं कि कांग्रेस हो या जेडीएस हो, वो इतना दिमाग भर के रखी कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार आएगी तो आप देश में रहना मुश्किल होगा, आप लोग को पाकिस्तान भिजा देंगे, आपको जो है यहाँ से हर चीज़ में। सर, नूपुर शर्मा जैसे भी बयान तो आते रहते हैं। देखिए, हर पार्टी में कोई ना कोई नेता होता है कि किसी न किसी की बात, MIM में हो, चाहे जनता दल में हो, कांग्रेस में, बीजेपी में, तो हर पार्टी भी उसको पाबंदी लगाती है कि अहल फैल बयान ना दे जिससे पार्टी को नुकसान पड़े और किसी को ठेस ना पहुँचे। ये तो पार्टी, हर पार्टी में लोग हैं इस तरह का बयान दें, लेकिन पार्टी ने इस पर पाबंदी भी करती है, रोक भी लगाती है। तो उसके बाद मैं ये कहना चाह रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, देखिए देश में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, देश किस जगह जा रहा है, कैसे डेवलपमेंट और पीसफुल, जैसा कि देश में अभी उन्होंने बनने के बाद कहीं दंगा फसाद नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सरकार चला रहे हैं। और कई राज्य में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आने वाले दिन में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में बड़ी बहुमत से बनाएगी। सर, अटल बिहारी जी ने डेवलपमेंट किया है, मोदी जी ने किया है, तो 70 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया है। नहीं साहब, देखिए कुछ विषय था, आप जानते हैं, जो वो लोग नहीं करे जो नरेंद्र मोदी जी जो किए। जो पहले थे, जो प्रधानमंत्री बहुत तीसरे लाइन में जाके खड़े होते थे, कोई दूसरे विदेश में कहीं पे US में गए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये पोजीशन हुआ है। चाइना कब जाएंगे सर? ज़रूर जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। चाइना वालों को भी हिंदुस्तान का ज़रूर जवाब देंगे, बिल्कुल जैसा पाकिस्तान को जवाब दिए, जैसा और कंट्रीज़ को जवाब दिए, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, वैसे ही चाइना को भी ज़रूर जवाब देंगे। जो हमारी सीमा है वो सीमा बिल्कुल खरी उतरेगी, हमारे देश के जो भी जवान हैं उसकी हिफाजत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ज़रूर चाइना जाएंगे और चाइना से बिल्कुल हमारे देश से बहुत अच्छा संबंध रखने की बात करेंगे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, ये थे रऊफुद्दीन कचेरीवाला जी, कर्नाटक का स्टेट के हज कमेटी के चेयरमैन हैं और बीजेपी पार्टी के कई वर्षों से जो है पार्टी के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं। रऊफुद्दीन कचेरी जी का कहना है कि चाहे सरकार का कोई भी फैसला है, वो अपनी कम्युनिटी के साथ हैं, वो भी ये मानते हैं और ये सरकार से ये भी अपील करेंगे कि इस रिज़र्वेशन का जो इसको रद्द किया गया है 4% रिज़र्वेशन को, इसको फिर रिस्टोर किया जाए या फिर दोबारा से इसको इस कम्युनिटी को दिया जाए। तो इसी बात पर हम आज आए थे रऊफुद्दीन कचेरीवाला जी से। देखते रहिए हमारा चैनल, हम फिर हाजिर होंगे ऐसी खबरों के साथ। मैं असलम खान, कैमरामैन कृष्णा के साथ। धन्यवाद।